मैं क्या हूँ कर समझ जाओगे, जीना हो जाएगा आसान, दुख और पीड़ा कम हो जाएंगे, जियोगे तुम सीना तान। तो बाबा जी के प्रति कृतज्ञता अर्पित करते हुए विकल्प और अध्ययन बिंदु पेज नंबर 19 हम पढ़ना आरंभ करते हैं। कल हमने पेज नंबर 18 पढ़ा था, जिसके ऊपर हमने अस्तित्व में किस प्रकार विकास क्रम विकास और जागृति क्रम जागृति, इस पर बाबा जी ने चर्चा की। धरती पर कैसे पदार्थावस्था, उसके बाद प्राणावस्था, उसके बाद जीवावस्था और ज्ञानावस्था से कैसे ये धरती संपन्न हुई, वन बाय वन क्रमानुसार हमने सब कुछ कल पढ़ा और समझा। जब जीवन विद्या की बात आती है या ज्ञान की बात आती है, तो ज्ञान को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला भाग सह अस्तित्व दर्शन ज्ञान, या जिसको हम बोलते हैं अस्तित्व दर्शन। कल हमने अस्तित्व दर्शन को पूरा किया। संपृक्तता से लेकर व्यापक क्या है और व्यापक में किस प्रकार इकाइयां डूबी भीगी और घिरी हुई है, ये देखा। उसके बाद इकाइयों को जड़ और चैतन्य में डिवाइड करके जड़ विकास क्रम विकास, और जब गठन पूर्णता हुई उसके बाद जब चैतन्य इकाई आई तो जागृति क्रम पर हमने बात की। आज हम जीवन के बारे में बात करेंगे, ज्ञान का दूसरा अंग या कहे दूसरा भाग, जीवन ज्ञान। ये तो हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि जिसे हम मानव कहते हैं, वो मानव वास्तव में शरीर और जीवन का अभाज्य अंग है। शरीर और जीवन अर्थात जड़ और चैतन्य जब दोनों मिलते हैं तो मानव बनता है। ये मानव किस प्रकार से जागृति के लिए आगे बढ़ता है वो देखेंगे। कल जब अस्तित्व दर्शन की बात हो रही थी तो मानव शरीर के प्रकट होने की बात थी। मानव शरीर जीव शरीर से ही उत्पन्न हुआ। जब मानव की बात आती है तो शरीर और जीवन है। आज हम जीवन के बारे में पढ़ें। जीवन एक गठनपूर्ण परमाणु है जिसके 4 अंश हैं और जिसके मध्य में आत्मा है। अगर हम बाहर की तरफ से करना शुरू करते हैं तो ये यात्रा मन से आत्मा तक की है। पहले मन आता है, जो पहला परिवेश है, उसमें मन है। मन के अंदर वाले परिवेश में वृत्ति, फिर चित्त, फिर बुद्धि, और बुद्धि के बाद जो केंद्र में विराजमान है वो है आत्मा।
अगर अंदर से शुरू करते हैं तो आत्मा, बुद्धि, चित्त, वृत्ति और सबसे बाहरी जो परिवेश है वो मन है। अब चूंकि मन जीवन का सबसे बाहरी परिवेश है, इसलिए मन का सीधा संपर्क है शरीर के साथ। अगर पद के रूप में देखें तो मन शरीर से ऊपर है, या कहे कि शरीर से श्रेष्ठ है, और मन से श्रेष्ठ है वृत्ति, वृत्ति से श्रेष्ठ है चित्त, चित्त से बुद्धि, बुद्धि से आत्मा। होना तो ये चाहिए कि जो श्रेष्ठ है उसके अनुसार सब कुछ चले, लेकिन चूंकि मानव जो कि ज्ञानावस्था की इकाई है अभी तक भ्रमित था, ज्ञान क्या है पता ही नहीं था, शरीर क्या है, जीवन क्या है, दोनों में अंतर नहीं कर पा रहा था। भ्रमित अवस्था में मानव शरीर को ही जीवन समझकर और संवेदनाओं या इंद्रियों के माध्यम से सुख प्राप्त कर रहा था। ये सुख उसे वस्तु और सुविधाओं के भोग के रूप में प्राप्त हो रहा था। वस्तु और सुविधा का भोग करने वाला शरीर ही है। जब शरीर इन वस्तुओं का और सुविधाओं का भोग कर रहा था, मैं एक बार माइक लगा लूं, माइक लगाना छूट गया आज। प्रारंभ से ही मानव ने वस्तुओं का उपयोग कर उनसे सुख प्राप्त करने का प्रयास किया। जीवन की तरफ कभी उसका ध्यान गया ही नहीं, क्योंकि जिन मान्यताओं और परंपराओं में वो जी रहा था, वो मान्यताएं या तो वस्तु केंद्रित थी या रहस्य में ईश्वर केंद्रित थी। तो जीवन क्या है अब तक मालूम ही नहीं। तो जब जीवन का ही पता नहीं था तो जीवन क्रिया की कहां से बात। तो यहां बाबा जी ने जीवन को समझाया है कि किस प्रकार जीवन क्रिया करता है। जीवन में अक्षय बल और अक्षय शक्तियां होती हैं। मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा, ये सभी जीवन के अक्षय बल है। और आशा, विचार, इच्छा, रितंभ्रा और प्रमाण, ये सब जीवन की शक्तियां हैं। मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा, पांचों में दो दो क्रियाएं होती हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो जीवन में 10 क्रियाएं हैं। भ्रमित मानव में 4.5 क्रियाएं ही एक्टिव रहती हैं। लेकिन ये 4.5 क्रियाएं जब एक्टिव रहती हैं तो मानव को ये भास और आभास जरूर होता है कि मैं जो कुछ कर रहा हूं वो पर्याप्त नहीं है, सही नहीं है। मैं सुविधाओं का जो संग्रहण कर रहा हूं, कई बार मन में आता है कि ये ठीक तो नहीं। मेरे पास घर में अन्न के भंडार भरे हुए हैं और बाहर कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनको सही समय पर भोजन नहीं मिल पा रहा। ये लगता है कई बार कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वो सही तो नहीं है। ये भास आभास होता ही है। लेकिन क्या करे, परंपराओं से बंधा हुआ है और इसी को सुख माना हुआ है, तो इसकी तरफ चाहकर भी वो ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता।
मन में दो क्रियाएं होती हैं, एक आस्वादन और एक चयन। आस्वादन, जो शरीर जो आस्वादन करता है पांचों इंद्रियों के द्वारा, वो आस्वादन वस्तुओं का होता है। लेकिन मन जो आस्वादन करता है वो मूल्यों का आस्वादन करता है। 30 मूल्य हैं, उसमें से जीवन मूल्य, मानव मूल्य, स्थापित मूल्य, प्राकृतिक मूल्य और 9 मूल्य शिष्ट मूल्य। तो मूल्यों का आस्वादन करने वाला मन है। इस आस्वादन के बाद ही वो चयन करता है। और चयन किस चीज का करता है? चूंकि मन मूल्यों का आस्वादन कर रहा है और मूल्य संबंधों में होते हैं, इसलिए मानव चयन भी संबंधों का ही करता है। उसके बाद वृत्ति में तुलन होता है, लेकिन भ्रमित अवस्था में तुलन का जो आधार है वो प्रिय हित लाभ है। तुलन की दो दृष्टियां हैं। पहली दृष्टि भ्रमित अवस्था में, जिसमें मानव अपना प्रिय, अपना हित और अपना लाभ इसको देखता है और इसी के आधार पर वो विश्लेषण करता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। वृत्ति में ही जो दूसरी दृष्टि है वो न्याय, धर्म, सत्य की दृष्टि है। जो जीवन क्या है, अस्तित्व क्या है और करना क्या है, इसका पता नहीं होने के कारण एक्टिव नहीं होती। मैं जो कह रहा था कि कभी ना कभी ऐसा भास जरूर होता है कि जिन चीजों से मैं सुखी पाने का कोशिश कर रहा हूं वो सुख प्राप्त नहीं, प्रदान नहीं कर रही। ये मकान, ये गाड़ियां, ये सुविधाएं, जीवन का एक पड़ाव ऐसा आता है कि ये सब एक भार के समान लगने लगती है। उससे पहले भी जब मानव तुलन कर रहा होता है प्रिय, हित और लाभ की दृष्टि से, तो जैसा पहले बताया था, विचार आता ही है कि सही तो नहीं हो रहा, कुछ तो कमी है। अभी हम बात कर रहे थे तुलन की। प्रिय, हित, लाभ के आधार पर जब हम तुलन करते हैं तो उसका विश्लेषण होता है और उस विश्लेषण के आधार पर ही एक चित्र का निर्माण होता है। चित्त में दो क्रियाएं हैं, चिंतन है और चित्रण। अभी जीवन की जो क्रियाएं हैं वो दो प्रकार से होती है। पहले प्रत्यावर्तन और फिर परावर्तन। यानी ये मन है और ये आत्मा है। पहले मन स्टेप बाय स्टेप अपनी क्रियाओं को पूरा करते हुए, मन अपनी क्रियाओं को पूरा करता है, फिर वृत्ति अपनी क्रियाओं को पूरा करती है, फिर चित्त अपनी क्रियाओं को पूरा करता है, फिर बुद्धि अपनी क्रियाओं को पूरा करती है और अंत में ये मन यहां से आरंभ होकर आत्मा तक पहुंचता है। तो इसका ये यहां से और यहां तक जो पहुंचना है इसको बोलते हैं प्रत्यावर्तन। तो अभी हम जिस विधि की बात कर रहे हैं वो प्रत्यावर्तन विधि है।
इसी विधि को अनुभव गामी विधि बोलते हैं। यानी आत्मा में अनुभव है तो मन अनुभव की तरफ गमन कर रहा है, तो अनुभवगामी। गमन मतलब बढ़ना, उसकी तरफ जाना, तो मन आत्मा की तरफ बढ़ रहा है, आत्मा में होने वाले अनुभव की तरफ बढ़ रहा है। इस विधि को, इसलिए इसका दूसरा नाम अनुभवगामी विधि भी है। तो अभी 4.5 क्रिया में सब चल ही रहा, लेकिन चलने के बाद भी मनुष्य के पास चाहे थोड़ा सुविधा संग्रह है या बड़ा, छोटा मकान है या बड़ा, आने जाने के लिए साइकिल है या मर्सिडीज, सोने के लिए जमीन पर चटाई है या एक आलीशान बेड, छत के ऊपर झूलता हुआ एक छोटा सा पंखा है या कमरे में लगा हुआ 2 किलोवाट का या 2 टन का एसी, कमरे में जलता हुआ एक छोटा एलईडी बल्ब है या पूरा कमरा जो लाइट से दुधिया गया है वो। इन दोनों श्रेणियों में देखा गया, चाहे वो गरीब है या अमीर, गोरा है या काला, मोटा है या पतला, बच्चा है, युवा है, जवान है या वृद्ध है, अभी इन 4.5 क्रियाओं में जीते हुए कोई भी सुखी तो नहीं, क्योंकि वो जो सुख अभी तक मानव शरीर के माध्यम से प्राप्त कर रहा। मैंने बताया कि मन चूंकि सबसे बाहरी आवेश में है, इसलिए शरीर के साथ सीधा संपर्क जो है वो मन का है। और चूंकि ये शरीर स्वयं को ही जीवन माने बैठा है और स्वयं को ही जीवन माने बैठा है, इसलिए इसकी खुशी ये उन वस्तुओं से प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है जो शरीर को खुश रखे। और शरीर को खुशी मिलती है 5 संवेदनाओं के द्वारा, जिसमें एक हमारी दृष्टि है, कान है, नाक है, जीभ है, त्वचा है। ये 5 इंद्रियां अलग अलग तरह से स्वाद करती है, आस्वादन करती है। आस्वादन वैसे तो मन का काम कर रही है, लेकिन यहां आस्वादन इस इंद्रियों के माध्यम से ये शरीर ले रहा और मन तक इसके संदेश संकेत भेज रहा है। और फिर मन लगता है चयन करने में, आस्वादन करने में, तुलन करने में, विश्लेषण करने में, और इन्हीं 4 चीजों से एक चित्र का निर्माण होता है। कि हम पहले विशेष जो हमारा शिविर था उसमें विस्तार से चर्चा कर चुके हैं कि एक छोटा बच्चा है, उसे भूख लगती है। भूख लगना भी एक संवेदना है। उसका खाने का मन करता है, वो फिर कुछ चीजें उसके आसपास रखती, सबको उठा के मुंह में डालता है, उसका आस्वादन करता है। जब यहां तक पहुंचता है, उसको जब देखता है, उसका एक स्वाद आता है। स्वाद के आधार पर वो देखता है कि ये चीज खाने की या नहीं है, और फिर उस वस्तु का उसके दिमाग में एक चित्र बन जाता है। एग्जाम्पल के रूप में, अगर एक छोटे बच्चे को भूख लगी और उसके हाथ में मिर्ची आ गई, उसने मिर्ची उठा के मुंह में रख ली, तो उसने विश्लेषण किया कि इससे तो मुंह जलने वाला है, ये पीड़ा देने वाली है, और उसके दिमाग में हरी मिर्च का एक चित्र बन गया, पीड़ा देने वाली वस्तु या तीखी वस्तु। दूसरी बात, उसने एक मीठे फल को उठाया, आम को उठाया, आम का चयन किया, आम का आस्वादन किया। आस्वादन जब उसने किया तो उसको अच्छा लगा, उसका विश्लेषण किया कि इसका स्वाद कैसा है,
अब दो चीजें उसके पास थी, एक मिर्च वाला स्वाद, एक ये, दोनों में तुलन कर रहा है, विश्लेषण हो रहा है कौन सा कहां पर शूट करेगा। और उस आम का भी उसके मस्तिष्क में एक चित्र बन गया कि आम मीठा। इस प्रकार से एक एक करके मनुष्य के जीवन में जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, बहुत सारे चित्रों का निर्माण होता है। अब ये जो क्रिया है अभी, जो चयन से चल रही थी, आगे चल के ये ऊपर से चित्रण से भी चलती है। मन के सामने नीचे आशा, फिर विचार, फिर इच्छा। तो अब पहले आशा थी पेट भरने की, अब इच्छा है कुछ खाने की, खाने के बाद इच्छा होती है मीठा खाने की। अब ये ऊपर से ड्राइव होगा। पहले क्या था, चित्रण नीचे से ऊपर तक बन रहे थे, अब चित्रण बन चुका। अब मन में इच्छा है मीठा खाने की, तो मैं चित्रण में देखूंगा मीठे में मेरे पास क्या क्या है, तो वो सारी चीजें उभर आएगी जिसका स्वाद मीठा था। इसमें वो रसगुल्ला भी है, रसमलाई भी है, आम भी है, और घर में रखी हुई चीनी भी। तो वो क्या करता है, अब उसके बाद वो करता है विश्लेषण, क्या खाना चाहिए भैया। फिर वो अपने प्रिय को देखता है कि मेरे पास 4 मिठाइयां हैं। जैसे मैं शादी में जाता हूं ना, वहां पे मूंग की दाल का हलवा भी है, गुलाब जामुन भी है, आइसक्रीम भी है, और गाजर का हलवा भी। तो मेरी इच्छा मीठा खाने की, मैं शादी में गया हूं, इच्छा मीठा खाने की, मीठा खाने की इच्छा। तो मैं विश्लेषण करता हूं कौन सा खा, विश्लेषण करने के बाद देखता हूं मुझे अच्छा कौन सा लगता। अच्छा करने के बाद फिर मुझे ध्यान आता कि नहीं यार, इस टेंट को, इस हलवाई का तो मैंने पहले भी खाया था, इसका ये ठीक नहीं था, यानी फिर वो आस्वादन भी होता है। उसके बाद फिर वो क्या करता है, चयन करता है, और अंततः वो उस वस्तु का चयन करके उसको खा लेता है। तो जीवन क्रिया में जब हम प्रारंभिक अवस्था में बाल्य रूप में होते हैं, या पहली बार किसी चीज से रूबरू होते हैं, तो ये चयन से आस्वादन, तुलन, विश्लेषण और चित्रण तक पहुंचता है। लेकिन जिन चीजों का हमें पहले से अनुभव है और इच्छा स्वरूप हम वो कार्य कर रहे हैं, मेरी गाड़ी में स्मेल आ रही है, मेरी इच्छा हुई गाड़ी में कोई खुशबू आ जाए, तो खुशबू के लिए कौन कौन सी चीजें हैं मेरे दिमाग में, चित्रण तो मेरे निकल कर आता है। मेरे पास आता है कि मैं परफ्यूम ले सकता हूं, मेरे पास आता है कि परफ्यूम के रूप में कई तरह का परफ्यूम है, बोतल वाला भी है, टांगने वाला भी, पंखे के आग लगाने वाला भी है, एक वो माइक टाइप का भी आ रखा है, ये सब चित्रण उभर आते हैं। फिर मैं विश्लेषण करता हूं, मैं यहां विश्लेषण करता हूं प्रिय हित लाभ के आधार पर मुझे कौन सी खुशबू पसंद है। अरे मुझे तो वो पसंद खुशबू, तो क्या वो मेरे लिए, मेरे शरीर के लिए लाभकारी है? ऐसा तो नहीं कि मैं ले लूं उसको और वो कुछ ऐसी गंदी खुशबू देती है, या उसमें कुछ हार्मफुल केमिकल तो नहीं है जो मेरे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। और ये दोनों चीजें देखने के बाद फिर मैं देखता हूं लाभ है कितने की। जब ऐसा होता है तो फिर मैं उस चीज का चयन करता हूं। तो इस प्रकार से जीवन क्रिया 4.5 में इसी प्रकार उलझी रहती है। अब आता है ज्ञान, बाबा जी द्वारा प्रतिपादित मध्यस्थ दर्शन, सह अस्तित्ववादी विधि। यहां मुझे पता लगता है कि जिसको मैं सुख मान रहा था वो वास्तव में सुख नहीं। मैं व्यक्तिवादिता में उलझा हुआ था, अपनी सुविधा और संग्रह के लिए कार्य कर रहा था। अब मुझे दिखता है कि नहीं, काम अगर होना है तो सह अस्तित्ववादी विधि से ही होना है। तो अब क्या करें? अब मानव जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो प्रिय हित लाभ है, उसकी जगह पर वो न्याय, धर्म, सत्य को समझता है। पहले ये काम शारीरिक रूप पर ही होगा, ये जीवन में नहीं घुसेगा। पहले शारीरिक संवेदनाओं के द्वारा ही मैं जीवन विद्या की सूचनाओं को सुनूंगा अपने कानों से।
मैं किताबों को पढ़ूंगा अपनी आंखों से और अपनी जिह्वा से। मैं हापुड़ या गुजरात में होने वाले शिविर में भाग लूंगा, ये मेरा शरीर भाग लेगा। वो देखेगा कि कुछ वस्तु तो है, न्याय, धर्म और सत्य। अब ये न्याय, धर्म और सत्य, ये धीरे धीरे मैं अपने व्यवहार में लाने का प्रयास करूं, इनको समझ के व्यवहार करने का प्रयास करूं। अब मेरे शरीर में जो पहले आस्वादन वस्तुओं का होता था, अब न्याय की दृष्टि खुलेगी तो मैं संबंधों को पहचानूंगा या संबंधों का चयन होगा। मन में जहां पहले सुविधाओं को हमें लगता था कि 4.5 क्रिया में तो हम है ही, बस हमें तो सारा काम न्याय, धर्म, सत्य पर करना है, अर्थात तुलन में ही ऊपर उठना है। 4.5 से 5वें मंजिल तक जाने की जो चाबी है वो यही तुलन में है। चाबी तुलन में ही है, लेकिन पहले इसको समझना पड़ेगा। समझने के लिए शरीर आगे आएगा, शरीर ही समझेगा और शरीर धीरे धीरे उसको अपनाएगा। अपनाने पर वो न्याय को जब समझेगा तो न्याय का पहला जो अर्थ है, पहला जो पॉइंट है, वो है संबंधों की पहचान। संबंधों की पहचान कहाँ होगी? मन में जो चयन नाम की क्रिया है वो संबंधों को पहचानेगा और संबंधों को चयनित करेगा। और जैसे ही संबंधों की पहचान होती है, जीवन विद्या एक परिचय, और इस किताब में भी बाबा जी ने बताया है कि जैसे ही मानव न्याय की तरफ बढ़ता है, अर्थात संबंधों को पहचानता है, तो मूल्य अपने आप बहने लगते हैं। जैसे मैंने तुम में से किसी एक को भी अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया, तो स्वतः ही पुत्री के रूप में जो मूल्य थे वो बहने लगे। वैसे तो तुम सारे ही मेरे बेटी बेटियां हो, और तुमने भी जैसे मेरे साथ गुरु शिष्य के संबंध को या पिता पुत्र के संबंध को पहचाना, तो जो मूल्य है, विश्वास, सम्मान, स्नेह, कृतज्ञता, ये अपने आप ही बहना शुरू कर देते हैं। तो समझ के पश्चात, यानी जीवन विद्या से रूबरू होने के बाद, शिविर लेने के बाद, मुझे अपने सोच में, व्यवहार में कुछ परिवर्तन नजर आते हैं। सबसे पहले जो सुधार आता है वो भाषा का सुधार आता है। और चयन, अब मैं संबंधों का चयन कर रहा हूं, यानी संबंधों की मुझे पहचान हो रही है, मूल्य का आस्वादन हो रहा है, और मैं तुलन कर पा रहा हूं। जो मैं सभी क्रियाकलाप पहले प्रिय हित लाभ के आधार पर करता था, प्रिय हित लाभ अब भी रहेगा, लेकिन संतुलित हो जाएगा। अब ये मेरा प्रिय नहीं रहेगा, ये परिवार का प्रिय हो जाए। ये ठीक प्रकार से उसी तरह से होगा कि एक पिता के पास 50 का नोट है और उसकी फेवरेट मिठाई है जलेबी, और पिता का मन कर रहा है कि जलेबी खाऊं, लेकिन साथ में 2 बच्चे बोल रहे कि नहीं पापा, हमें आइसक्रीम खानी है। तो अब प्रिय हित लाभ संतुलित हो जाएंगे। अब वो अपने जो मूल्य हैं उनके अनुसार काम करेगा, क्योंकि वो पिता के मूल्य को समझता है। पिता का कार्य है संतान का पोषण और संरक्षण करना, इसलिए वो अपने प्रिय हित लाभ को साइड में रखता है और अपने बेटा बेटी के लिए आइसक्रीम लेता है। वैसे ये एग्जाम्पल मैंने आपको समझाने के लिए दिया, क्योंकि जब पिता समझदार होगा तो वो पुत्र को आइसक्रीम भी नहीं खिलाएगा, क्योंकि वो अपने पुत्र को आइसक्रीम के फायदे और नुकसान बताएगा। लेकिन यहां भावों को समझे तो ऐसा नहीं, वो विश्लेषण करता है
चित्रण था ही। अब यहां चित्रण के साथ चित्त में एक और क्रिया शुरू हो जाती है, जिसमें यहां चिंतन लिखा हुआ है, वहां साक्षात्कार हो। अध्ययनगामी अर्थात प्रत्यावर्तन विधि में ऊपर जो लिखोगे देखोगे प्रत्यावर्तन और परावर्तन दोनों लिखा हुआ। तो अभी हम प्रत्यावर्तन में चढ़ रहे हैं ऊपर। तो जब मैंने यहां संबंधों को पहचाना, मूल्यों का निर्वाह किया, मूल्यों का आस्वादन किया, तो अब मुझे संबंध क्या है, पिता क्या है, वो दिखने लगा। बेटा क्या है वो मुझे दिखने लगा। ये सारी चीजें अब मुझे एक एक करके दिखाई दे रही है। तो इससे हो क्या रहा है बेटा? साक्षात्कार हो रहा है। अर्थात जो चीज जैसी थी, यानी पिता क्या था, अब मैं समझ पा रहा हूं। एक एक वस्तु मुझे जैसी है वैसी ही दिखने लगी है। इसको बोलते हैं साक्षात्कार। ये साक्षात्कार एकदम से होने वाली क्रिया नहीं, ये तो एक गुल्लक के समान है, जिसमें धीरे धीरे चीजें इकट्ठा हो रही है। यानी मैं धीरे धीरे कर कर एक एक वस्तु को पहचान पा रहा हूं, उसकी उपयोगिता और उसकी पूरकता के आधार पर। एक समय आता है कि अब चारों तरफ जो चीज जैसी है मुझे वैसी दिखने लगी, तो बुद्धि में संकल्प होता, और बुद्धि इस संकल्प से नाच उठती है। अभी तक बुद्धि जब नीचे दिखाई देती थी तो उसे खालिस्तान दिखाई देता था, चित्त खाली खाली नजर आता था। अब चित्त ज्ञान से, साक्षात्कार से और समझ से भर गया है। इससे बुद्धि जो है वो खुशी के साथ नाच उठती है। बस इतना ही कार्यक्रम हमें करना है, बुद्धि ज्ञान से भर जाए, इतना ही देखो। जैसे ही बुद्धि ज्ञान से भरती है, सर्टिफिकेशन ऊपर से हो जाता है, प्रमाणिकता हो जाती है। किसकी? कि मैं ज्ञान संपन्न हो गया। गुरु का इतना ही काम है कि आपको बुद्धि के लेवल पर ले जाए, आपकी बुद्धि को जागृत करके। बुद्धि अभी भी कार्यरत, भ्रमित अवस्था में भी, लेकिन चूंकि बुद्धि के पास सही वस्तु नहीं है, इसलिए बुद्धि अहंकार से भरी हुई है। मैं सही हूं, इट्स ओके, लेकिन मैं ही सही हूं, बाकी सब बेकार है, बाकी सब गलत है, यही अहंकार है। तो जो बुद्धि जिसमें अहंकार था, उसने देखा कि चित्त में साक्षात्कार हो गया, ये साक्षात्कार की क्रिया पूरी हो गई। अब मुझे अस्तित्व जैसा था वैसा दर्शन होने लगा, वैसा नजर आने लगा। तो यहां बुद्धि संकल्प लेती है कि अब मैं प्रमाणित हो जाऊं। बुद्धि को एक्टिव कर दिया। जैसे ही एक्टिव किया, बुद्धि आत्मा में अनुभव करती है। किस चीज का अनुभव करती है? सह अस्तित्व का। और यह सह अस्तित्व का जब अनुभव होता है, यहां तक जो पहुंचने की यात्रा है, यानी बुद्धि का आत्मा में सह अस्तित्व का अनुभव करना, इसको कहते हैं 10 क्रिया पूर्ण होना। तो नीचे से सीखते हुए, समझते हुए, जानते हुए
इसको अगर हम कहें कि जीवन विद्या कार्यक्रम का पठन करते हुए, बाबा जी की किताबों को पठन करते हुए, उनकी ऑडियो वीडियो उनकी सूचनाओं को सुनते हुए हम और हमारी आत्मा सह अस्तित्व में अनुभव करती है। यह है प्रत्यावर्तन विधि, यानी मैंने बुद्धि को जागृत कर आत्मा का सह अस्तित्व में अनुभव किया। इसको फिर से देखते हैं। शुरुआत हमने समझने से की। समझने के लिए मैंने अपने शरीर को लगाया, शरीर ने समझा और शरीर ने उसके अनुसार ही आचरण किया, समझ के अनुसार आचरण किया। इस आचरण से मुझे, इस शिक्षा से, इस समझ से मुझे संबंधों की पहचान हुई और मूल्यों का निर्वाहन हुआ और मूल्यों का आस्वादन हुआ। इसी प्रकार मैं आगे बढ़ता गया और मेरी आत्मा ने सह अस्तित्व में अनुभव किया। ये विधि नीचे से ऊपर तक जाने वाली है। इसका नाम है प्रत्यावर्तन। अब जैसे ये एक दीवार है, इस दीवार पर, ये शीशे की दीवार, मैंने यहां एक लाइट जलाई, ये मन है। ये मन का जो प्रकाश है वो इस आत्मा रूपी शीशे पर पड़ा। इसको बोलते प्रत्यावर्तन। यहां ये वस्तु रखी है और इसका चित्रण यहां पर हुआ, इसको बोले प्रत्यावर्तन। इस शीशे पर जब इस मन का प्रकाश यहां तक पड़ा तो अब ये प्रकाश मन में आ गया और ये जो यहां से ये प्रकाश फैलना शुरू करता है। पहले प्रकाश इस शीशे तक पहुंचा, जो आत्मा का जो शीशा है, अनुभव का जो शीशा है, यहां तक ये मन का प्रकाश पहुंचा और अब ये फैलना शुरू कर रहा है। इस फैलने वाले को बोलते हैं परावर्तन। अगर हम साइंस में देखें तो ये जो मन से यहां तक जो प्रकाश पहुंचा, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। और ये जो यहां इस प्रकाश का जो उधर सामने जो चोंधा पड़ा, इसकी जो मिररिंग वहां पर बनी सामने, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ही परावर्तन। तो मुझे जो ज्ञान हुआ, मेरी आत्मा में जो अनुभव हुआ, अब आत्मा को अनुभव हो चुका है। अब ये आत्मा इस अनुभव को प्रमाणित करेगी। प्रमाणित करने वाला शरीर है, तो आत्मा से अब ये वापस एक एक सीढ़ी नीचे उतरेगी। आत्मा में जहां इसको अनुभव हुआ था, उसी अनुभव का ये प्रमाण प्रस्तुत करेगा। यही प्रमाण बुद्धि में जाएगा। अब बुद्धि में जो सोच बनी थी, जो चीजें दिखाई थी, वो और भी ज्यादा क्लियर होगी। फिर सामने क्या होगा? फिर सामने होगा संकल्प। किस चीज का संकल्प? कि मुझे समझते हुए और आगे तक जाना है। अब यहां से चेंज होगा। ये जो जिसको हम साक्षात्कार बोल रहे थे चढ़ते समय, उतरते समय इसी को बोलेंगे चिंतन। अब मैंने जो जैसा देखा था उस एक एक यूनिट पर मैं चिंतन करूंगा। इसी को बोलते चिंतनाभ्यास। चिंतन हो रहा है। चिंतन होने के बाद वापस चित्रण में। चित्रण अब पहले से ज्यादा क्लियर है। पहले तो चित्रण वो भ्रम का था, अब चित्रण है ज्ञान का। अब क्या हो रहा था? पहले क्या था? नीचे से ऊपर तक पहुंच रहे। अब ऊपर जो सबसे शक्तिशाली बैठा हुआ है, वो इस नीचे वाली यानी जो आत्मा है, वो बुद्धि को, बुद्धि चित्त को, चित्त वृत्ति को, और वृत्ति मन को डायरेक्ट कर रही है। निर्देश ऊपर से आ रहे हैं। पहले क्या था? निर्देश शरीर से मन में जा रहे थे। 4.5 क्रिया में शरीर मन को आदेश दे रहा था। अब चूंकि हम प्रत्यावर्तन या अनुभव कामी विधि से अनुभव को प्राप्त कर चुके हैं, अब जिस विधि से हम जिएंगे
अनुभव के साथ जिएंगे। इसलिए ये जो विधि है ऊपर से नीचे आने वाली, इसको नाम दिया अनुभव मूलक विधि। ऐसी विधि जिसके मूल में अनुभव है, यानी प्रत्यावर्तन विधि से होते हुए हमने अनुभव को किया। अब ये अनुभव, आत्मा को जो अनुभव हुआ, उस अनुभव के आधार पर बुद्धि, बुद्धि के अनुभव के आधार पर वृत्ति, वृत्ति के आधार पर चित्त, और चित्त के आधार पर मन, और इस मन के आधार पर ये पूरा शरीर काम करेगा। और जब शरीर मन से रेगुलेट होना शुरू हो जाता है, इसी को कहा जागृति। ये एक इंसान की जागृति है। और जैसे मैं जागृत हुआ, मैंने देखा कि असली सुख तो यही है, तो अब मेरा अगला प्रयास है कि इस सुख को मैं औरों तक फैलाऊं। तो स्वयं जागृति पाकर दूसरों को जागृत करना, और एक एक करके सभी को जागृत करना, और सब जागृत हो जाते हैं, तो इसी को नाम दिया जागृति पूर्णता। अभी दोनों विधियों से, अनुभवगामी और अनुभव मूलक विधि, यानी प्रत्यावर्तन और परावर्तन विधि से हमने जीवन की क्रियाओं को समझा। अब नीचे की तरफ चित्र में देखते हैं, तो जीवन क्रिया से एक तीर बाहर की तरफ आ रहा है। अर्थात जब हम परावर्तन विधि यानी अनुभव मूलक विधि से व्यवहार करते हैं, जब हमें मूल्यों का आस्वादन होता है, संबंधों की पहचान होती है, न्याय धर्म सत्य क्या है इसको जान जाते हैं, तब मानव में क्या आता है? समाधान। उसके परिवार में आती है समृद्धि। जब एक परिवार में समाधान और समृद्धि आएगी, तो चूंकि समस्त मानव, धरती पर जो भी मानव है, वो समस्त मानव सुख की आशा के साथ जी रहा, यानी सुख ही पाना चाहता है, तो वो उस जागृत परिवार से उसके कांटेक्ट में आएंगे और अपनी जागृति के लिए कदम बढ़ाएंगे। तो इससे क्या होगा? इससे उसकी भागीदारी होगी, उस परिवार की। क्या भागीदारी होगी? स्वयं की समझ को और भी ज्यादा मजबूत करते हुए दूसरों को भी समझदार बनाना, यहां उसकी भागीदारी हो रही है। किस रूप में भागीदारी हो रही है? दूसरों को भी समझदार बनाने के रूप में। जब और परिवार भी समझदार बन जाएंगे, तो इसी को कहा जाएगा अखंड समाज, क्योंकि अब वो समाज तेरे और मेरे में नहीं, अब समाज के सभी परिवार एक समान हैं, यानी इस समाज का हर परिवार मेरा परिवार है। इस भाव और इस विचार के साथ मैं आगे बढ़ूंगा। तो ये जो अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था वाली जो बाबा जी की बात है, वो यहां पर क्लियर नजर आ रही है। यानी स्वयं समझदार होकर समाधानित होना, परिवार को भी समाधानित करना, और जब परिवार में समाधान आएगा तो परिवार में समृद्धि आएगी। और ये समृद्धि आने का भी तरीका देख लो। जब मैं समझदार होता हूं, समाधानित होता हूं, तो इसका अर्थ है कि मैं अपनी आवश्यकताओं को पहचान पा रहा हूं। क्या है मेरी आवश्यकता, ये मैं जान पा रहा हूं। जब मेरी आवश्यकताओं को मैं पहचान जाऊंगा, आवश्यकताएं मेरी सीमित हो जाएगी, तो मैं स्वयं ही उन आवश्यकताओं से अधिक वस्तुओं का उत्पादन आरंभ कर दूंगा। जब मेरे पास समझदारी पूर्वक, जब मेरी इच्छाएं, मेरी जरूरतें सीमित हो गई, तो मैं जो उत्पादन कर रहा हूं वो उत्पादन मेरी आवश्यकताओं से अधिक हो। ये आवश्यकता से अधिक उत्पादन ही समृद्धि कहलाएगी। ये समृद्धि मेरे परिवार में जब आएगी, तो मेरे परिवार में जो आमतौर के परिवारों में होता है, संपत्ति धन को कब्जाने का कार्य, वो नहीं होगा।
क्योंकि क्या कब जाना है, ऑलरेडी हमारे पास जरूरत से ज्यादा है। दूसरा, जब मेरे पास जरूरत से ज्यादा होगा तो मैं दूसरे की तरफ नजर नहीं दौड़ाऊंगा, मैं अपनी दृष्टि दूसरे की संपत्ति पर नहीं रखूंगा। इस प्रकार जब धीरे धीरे करके एक एक परिवार समझदार हो जाएगा, समृद्ध हो जाएगा, तो वो भी दूसरे की संपत्ति पर नजर नहीं रखेंगे। अर्थात जो चोरी चकारी है वो टोटली बंद हो जाए। और ये चोरी चकारी बंद हो गई तो इसका अर्थ है समाज में अभय आ गया। दूसरा, जब मैं समाज में मूल्यों को पहचानूंगा, अभी मैं परिवार में मूल्यों को पहचान रहा हूं, माता पिता भाई बहन पत्नी, इन संबंधों को पहचान। जब मैं अन्य परिवार में, जब अखंड समाज की बात कर रहा हूं, तो ये सारी धरती मेरे लिए परिवार होगा। मैं इन संबंधों को समझूंगा तो इस धरती की सभी महिलाएं मेरी बहन होगी, बेटियां होगी, माता होगी। तो जब ऐसा भी आएगा तो समय में इस समाज में फिर से अभेता होगी, क्योंकि किसी को भी किसी से डर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सभी संबंधों को पहचान रहे हैं और मूल्यों का निर्वाह कर रहे हैं। और जिस समाज में संबंधों को पहचाना जाता है और मूल्यों का निर्वाह होता है, वहां ऑटोमेटिकली अभेता आ ही है। फिर मैं ये समझ जाऊंगा कि मैंने अपने परिवार की आवश्यकताओं से अधिक सामान इकट्ठा कर लिया है, लेकिन कुछ ऐसी वस्तुएं भी हैं जो मेरे उत्पादन से बाहर है, मैं नहीं कर। तो फिर इनका लेन देन जो होगा समाज, तो ये पूरा जो समाज है एक परिवार के रूप में नजर आएगा। जहां से मुझे आवश्यकता है मैं ले लूंगा, और जो चीज मेरे पास आवश्यकता अधिक है उसको मैं दे दूंगा। इसी में लोगों को खुशी होगी, सुख होगा। ये मारपीट, ये चोरी चकारी, ये छीना झपटी, ये करप्शन सब बंद। अखंड समाज सार्वभौम जो व्यवस्था है, बाबा जी ने इसकी जो कल्पना की है, सच में ना कोई युद्ध, ना आपसी कोई द्वेष, ना कलह, ना कोई दुविधा, सबके पास आवश्यकता से अधिक साधन उपलब्ध हो गए और उनका जीवन सुखमय होगा। क्योंकि अभी तक क्या है, सारी समस्या क्या है कि मेरे पास अपनी जरूरत का सामान नहीं। यही सबसे बड़ी पीड़ा है, और इसी के कारण तमाम तरह के अत्याचार है और प्रलोभन होते हैं। तो आज हमने इसको, जीवन क्रिया को देखा, समझा। 7 मिनट हमारे पास बाकी है। अनुभवगामी विधि में, यानी जब हम मन से आत्मा की तरफ बढ़ते हैं, तो तुलन, साक्षात्कार, अवधारणा बोध और अनुभव। पहले क्या होगा? सबसे पहला काम होगा तुलन में। तुलन की जो न्याय धर्म सत्य की दृष्टि वो खुल जाएगी, वहां से साक्षात्कार होगा, और बुद्धि में अवधारणा बोध होगा। अवधारणा बोध का मतलब है एक अवधारणा बनना कि ये ऐसे हुआ, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होगा। क्या, क्यों, कैसे, ये सब समझ में आने लगता। ये अनुभवगामी विधि से, अनुभव मूलक विधि से, यानी परावर्तन विधि से, अर्थात आत्मा से मन और मन से शरीर की तरफ जाने वाली यात्रा। इस विधि में प्रमाण, संकल्प, चिंतन, चित्रण, तुलन, आस्वादन, सहज प्रमाण, इसमें हमें क्या मिलेंगे? जो प्रमाण है उससे क्या होगा? अनुभव मूलक विधि से
प्रमाण होगा, प्रमाण से संकल्प होगा, संकल्प से चिंतन होगा, और चिंतन से चित्रण और तुलन, यानी न्याय धर्म सत्य, जिसको हमने यूज करके देखा कि बाबा जी ने ऐसा बताया, हम ऐसा करके देखते हैं, और जब वैसा ही पाता है जैसा बाबा जी ने बताया है, तो अब इस पर मैं चिंतन करना शुरू करता हूं। मेरा आस्वादन, जो पहले आस्वादन की जो दृष्टियां थी पहले, उसको भी देखे तो वो दृष्टियां भी धीरे धीरे बदल रही हैं। आस्वादन प्रिय हित लाभ के साथ मैं जो देख रहा था तुलन को, न्याय धर्म में कन्वर्ट हो गया है। और आस्वादन के भी 3 पॉइंट थे, अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहे हैं वो, कि जो आस्वादन हम करते थे, हाँ आ गया, रुचि मूलक, मूल्य मूलक और लक्ष्य मूलक। पहले जो आस्वादन था वो रुचि का था, ये पसंद है ये नहीं है। अब आस्वादन मूल्य मूलक और लक्ष्य मूलक हो गया। मूल्य मूलक क्या, कि मुझे मूल्यों की पहचान हो गई, मैं मूल्यों में जीने लगा। और अब लक्ष्य की पहचान भी हो रही है। लक्ष्य क्या, अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था, ये भी क्लियर हो गया। तो चित्रण, तुलन और आस्वादन सहज, अब प्रमाण, ये प्रमाण मेरा शरीर ही देने लगे। अनुभव का जो प्रमाण है वो शरीर के माध्यम से ही होगा, क्योंकि क्रिया जो होती है वो जीवन के साथ शरीर भी करता है। अगला, अब यहां से क्या होगा, जानना, मानना, पहचानना और निर्वाह करना। ये पहचानना और निर्वाह करना जो मानव को छोड़कर 3 अवस्थाएं हैं उसमें था ही। कैसे था, ऑक्सीजन को पहचान थी, हाइड्रोजन की भी पहचान थी कि हम दोनों मिलकर पानी बना सकते हैं। तो ये पहचानना और निर्वाह करना, जो निर्वाह भी कर रही है, यानी मिले हुए हैं, बने हुए हैं। और ये जो जानना मानना है, ये ज्ञानावस्था की इकाई, यानी चैतन्य इकाई का क्रियाकलाप। जानना, जानने के लिए समझना, समझने के लिए सुनना, और फिर इसको मानने के लिए इसको जांचना। पहले जानना, जानने के लिए जांचना, और जब ये जानना और जांचना हो जाएगा तो फिर मानना होगा। और अगर कोई भी चीज हम जांच कर, परख कर, समझ कर मानेंगे तो फायदेमंद होगी, यानी उसका कोई ना कोई आधार है। अभी तक जो हम मान रहे थे वो बिना समझे और बिना जाने मान रहे, इसलिए भ्रम था। इसलिए हम रहस्य में और व्यक्तिवादिता में, वस्तुवादिता में फंसे हुए थे। यहां तक लेते हैं इसको, आज कल इसको आगे बढ़ाएंगे। आज अगर जीवन क्रिया को लेकर किसी का भी कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। जब आप शांत रहते हो तो मैं 2 चीजें समझता हूं। एक, आपको पूरी तरह समझ में आ गया, और दूसरा ये कि आपको किसी को भी समझ में नहीं आया और आप ये वेट कर रहे हैं कि कोई पूछे तो फिर मैं भी बोलूं। यहां आप इस बात को जान ले कि जितने ज्यादा आपके सवाल होंगे उतनी ज्यादा क्लियरिटी आपको बनेगी। आज इतवार है। पिछले साल अक्टूबर में
महेंद्र भैया ने जीवन विद्या एक परिचय बुक का पठन आरंभ किया पिछले अक्टूबर में, और आज सितंबर है, अगले महीने अक्टूबर में। ये पठन केवल शनिवार और इतवार को होता है, सुबह 5:30 से 7, 2 दिन। आप यकीन नहीं करेंगे, आज वो किताब खत्म हुई है, जीवन विद्या एक परिचय, पूरी किताब, बाबा जी के सवाल जवाब भी और वो पाठ भी, उसके जो 3 पाठ, लगभग 11 महीने लगे। हमने चूंकि लगातार इसको किया था, कंटिन्यूस में किया, तो पहले जो 60 पेज हैं, 64 या 65 पेज है, जहां तक ये बुक है, वो हमने लगभग 1.5 से 2 महीने में पूरी की। तो जैसे ही हमारी ये पुस्तक खत्म होगी, हम उसके बाद बाबा जी के उन सवालों को भी लेंगे जो बाबा जी ने उस पुस्तक में लिए। अभी तक अगर किसी बच्चे का कोई सवाल है तो पूछ सकता है, अन्यथा आज की इस कक्षा को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। चलिए, बाबा जी के प्रति, सभी श्रेष्ठ जनों के प्रति और हमारी उन्नति में सहायक सभी भाई बंधुओं, माता पिता और गुरुजनों के प्रति कृतज्ञता अर्पित करते हुए आज के इस पठन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं।